आइए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हम थ्योरी कितना भी पढ़ लें हमको तो समझ में तभी आता है ना जब हम एमसीक्यू लगा लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिस्पेक्टिंग फ्रॉम देम विल बी। ठीक है, यानी कोई लीनियर इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है तो क्या है कि यहाँ पर दो सॉल्यूशन बन सकते हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी दे सकती है। अगर वहाँ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देगी, कौन सा वन, या यूनिक सॉल्यूशन देगी, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, तो वहाँ पर कंडीशन कौन सी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन यह होती है कि वहाँ ओवरलैप कर जाती है, एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है, तो उस कंडीशन में कोइंसिडेंट वाली लाइन की कंडीशन हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें रहेगा। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट लाइन है तो कंसिस्टेंट लाइन में दो कंडीशन हमारे पास में बनती है। ठीक है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो देखिए यहाँ पर ऐसे जाने वाली लाइन भी कंसिस्टेंट होती है और एक दूसरे पे जो ओवरलैप कर जाती है वो भी हमारे पास में क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट जो रहेगा इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इजुगल टू ए और y इजुगल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लाइन विच आर। देखें, जब भी हमारा कोई कोऑर्डिनेट होता है, मान लो कि ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये x एक्सिस होता है और ये y होता है। यहाँ पर जब भी हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो P पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो x होती है और सेकंड टर्म जो होती है y होती है। फर्स्ट टर्म जो होती है यानी कि x इजुगल टू जो लिखा है उसे पहले लिखेंगे और y इजुगल टू हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में x इजुगल टू a है, इसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट करेगा, ये वाली लाइन, और y जो है हॉरिजेंटल लाइन को प्रेजेंट करेगा, मतलब ऐसा ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b। पर ये एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ठीक है, इधर x एक्सिस होता है तो ऊपर y होता है, तो ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल हो गया y। तो x इजुगल टू a है और y इजुगल टू b है, तो ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास में लाइन जो होने वाली है कौन सी होनी, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। मैं बताया था ना कि जब भी लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन देती है या नो सॉल्यूशन देती है, उस कंडीशन में जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इजुकल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इजुकल टू 16। तो रिप्रेजेंट कॉन्सिडेंट लाइन होनी चाहिए। तो कॉन्सिडेंट लाइन कब बनती है हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो जाती है तो बन जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारे पास में, कॉन्सिडेंट लाइन की अगर हमारे पास में क्या हो जाए, a1 अपॉन a2 इजुगल टू b1 अपॉन में b2 इजुगल टू c1 अपॉन में c2 हो जाए, तब जाके हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यहाँ a2 देखेंगे 6 है, b1 की कंडीशन क्या है, -1 है, और b2 क्या है, k रखना है, इजुगल टू, ये देखो ये इजुगल टू के उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, -8 और नीचे हो जाएगा -16 हो जाएगा। सभी को मुझे क्या करना है, बराबर करना है। तो यह बराबर अगर k की वैल्यू यानी कि इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करूं कि यहाँ पर जो है वो बराबर हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको ऐसे समझ लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 2 का पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन देगा, देखो अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 माइनस 2y प्लस 8 इजुगल टू 0, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इजुगल टू माइनस का 16। अब देखो ये वाली लाइन बन रही है, यहाँ पे x के साइड में 6 भी लिखा है, यहाँ पे -16 भी है, लेकिन y के साइड में क्या आना चाहिए, k, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी सिर्फ 2 जो रहेगा, k इजुगल टू में क्या रख दूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 रख दूंगा तो इसका आंसर होने वाला है सी वाला। -2 नहीं रखूँगा, -2 रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
अगर मैंने -2 रख दिया यहाँ पर तो एक तो माइनस सही बाहर और -2 तो ये माइनस माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका आंसर क्या लिया है, ओनली +2 लिया है। ठीक है, एक बार और आप इनको करिएगा वो समझ में आएगा आपको। फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द गिवन लाइन 3x प्लस का 2ky इजिकल टू 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 इजिकल टू 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे के लिखा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस प्रकार की हमारे पास में लाइन गिवन है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसी कंडीशन बोल रहा है, पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, पैरेलल की कंडीशन होती है, हमने पढ़ा था A1 बटे A2 इजिकल टू B1 अपॉन में B2 इजिकल टू नॉट C1 अपॉन में C2 हो जाए तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो कंडीशन हो रही है यहाँ पर A1 का काम 3 कर रहा है, A2 का काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, इजिकल टू क्या होना चाहिए 2k अपॉन में यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, ये हो रहा है, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा, 5 जो यहाँ ऊपर चला जाएगा और 2 जो इधर हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4k हो जाएगा। यहाँ पर क्या होने वाला है 4k, तो 4k और 4k हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 अपॉन में 4 इजिकल टू किसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में, k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 15 अपॉन में 4 आ रही है, तो 15 अपॉन में 4 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब देती है, a1 अपॉन a2 इजिकल टू नॉट b1 अपॉन में b2 अगर हो तो कौन सा सॉल्यूशन होगा हमारे पास में, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा कौन सी इक्वेशन दे रही है हमारे पास में, कौन सा हो रहा है यहाँ पर, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इजिकल टू 7 2ax प्लस a प्लस b y इजिकल टू 28 हैज़ ए इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशन। इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशन कब देता है इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशन हमारे पास में, जब थर्ड वाली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी A1 अपॉन में A2 इजिकल टू B1 अपॉन में B2 इजिकल टू C1 अपॉन में क्या हो जाए C2, सब बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये A1 B1 C1 का काम करेगा, ये A2 B2 C2 का काम करे तो हम रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 अपॉन में A2 का काम कौन कर रहा है 2A बराबर B1 3 अपॉन में A प्लस B हो जाएगा बराबर 7/28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, देखो हम लेके चलते हैं, पहले मैं इसको इसके बराबर लेके चलूँगा फिर इसको इसके बराबर लेके चलूँगा, तभी वैल्यू निकलेगी हमारे पास में, तभी तो कुछ वैल्यू निकलेगी। देखो यहाँ पे लेके चलते हैं, ये 2 से 2 कट जाए, 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 हो जाए, यानी 1 अपॉन में a इक्वल टू कितना हो रहा है 7 अपॉन में 28। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में a इक्वल टू क्या हो रहा है 7 अपॉन में 28, तो यह हो जाएगा 7a इक्वल टू 28, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 का डिवाइड हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 7, 4 बार चला जाएगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, b इक्वल टू हो जाएगा, अब सेकेंड टर्म में से हम b की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड टर्म में क्या दिया हमारे पास में, देखो a इक्वल टू हमारे पास में 4 आ गया है, a इक्वल टू तो क्या आ गया 4 आ गया, सेकेंड क्या बनी थी हमारे पास में 3 अपॉन में a प्लस b इजिकल टू 7 अपॉन में 28, 7 a की वैल्यू 4 है तो 3 अपॉन में 4 प्लस b इजिकल टू 7 अपॉन में 28, इसको काट लेते हैं, 7 जा 7 7 4 जा 28,
तो अब नीचे की क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे की वैल्यू को मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, मतलब 4 का मल्टीप्लाई इस 3 में हो जाएगा और इस वाली 4a + b का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + b = 12। तो b = हो जाएगा 8, क्योंकि 4 उधर जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। तो a = हमारे पास में आ रहा है 4 और b = हमारे पास में आ रहा है 8। कौन सा आंसर हो सकता है? a + b में अगर मैं इसको देखूँ, तो b = क्या हो रहा है? 2a हो रहा है। b = 2a हो रहा है कि b की वैल्यू कितनी है? 8 है और a की वैल्यू 4 है, यानी जो b है वो a का कितना गुना है? 2 गुना है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ b = 2a, यानी a की जितनी भी वैल्यू उसका 2 गुना रहेगी b की वैल्यू, क्योंकि a = 4 और b = 8 है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा इसे। यानी इसका आंसर हो सकता है बी वाला आंसर रहेगा इसका, b = 2a। ठीक है, अरे b = 8 था और a = 4 था। किस कंडीशन फॉलो हो रही है? देखो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, b के स्थान पे मैं 8 रख देता हूँ, 2 a के स्थान पर 4 रख देता हूँ, तो 8 = 8 हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? b वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। a में फॉलो नहीं होगी, c में फॉलो नहीं होगी, d में फॉलो नहीं होगी, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। Aruna has only 1 rupees and 2 rupees coin with her. If the total number of coin that she has a 50 and the amount of money with her are is 75, then the number of 1 rupees and 2 rupees coin are respectively। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो कैसे होगा? मान लीजिए कि 1 रुपये का हमारे पास में जो सिक्का है उसको वैल्यू मान ली x, और वाई रुपये के जो 2 सिक्के हैं उसकी वैल्यू मैंने मान ली, या 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू मैंने मान ली y। ठीक है, तो टोटल सिक्के कितने हैं? यानी x + y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? टोटल सिक्के हैं 50। और टोटल पैसों की संख्या, अब ये देखो, ये 1x हो जाएगी और 2y हो जाएगा, क्योंकि ये पैसे हैं, ये पैसे, ये सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों की संख्या, और नीचे वाली कंडीशन जो बनाएंगे पैसे की, तो 1x + 2y = क्या बनेगा? 75 बनेगा। ये 1 इक्वेशन हो जाएगी, ये 2 इक्वेशन हो जाएगी। ओके, ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। इनको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। x से x गया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। 2y में से 1 y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, बराबर 75 में से 50 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा? 25। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू रख देता हूँ, तो x = 50 - 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 25 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 25, यानी 25 25, यानी ऑप्शन नंबर डी, x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 25 आ रही है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि द फादर एज इज 6 टाइम his son as 4 year, hence the age of the father will be 4 times his son's age. The present age in your years of the son and the father are respectively। कहने का मतलब ये है कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 6 गुना है। पहली कंडीशन तो क्या बोल रही है? द फादर एज 6 टाइम हिज सन। तो मान लो फादर और सन की, मतलब फादर की एज मान लो एफ ही मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, एफ मान लेते हैं। पिता की आयु एफ है और सन की आयु एस है। एस सन को एस से लिखते हैं, ऐसे एक्स वाई भी मान सकते हैं, एफ एस भी मान सकते हैं, एफ ही मान लिया। यानी जो पिता है, फादर है, वो 6 गुना बड़ा है किससे? एस से, यानी 6 एस लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, इतना समझ में आ गया होगा। पिता जो है बेटे से 6 गुना बड़ा है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड कंडीशन 4 years hence। ठीक है, 4 साल बाद क्या होता है? 4 साल बाद की कहानी वो होता है ना पुरानी मूवी में, ऐसा 4 साल बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times हिज सन एज। ठीक है, 4 साल बाद क्या होता है? ये कि 4 गुना हो जाता है पुत्र की आयु का, पिता की आयु। पहले 4 साल, ये पहले इक्वेशन, पहले 4 साल बाद चलते हैं। 4 साल बाद के लिए, यानी कि अगर हमें आगे जाना है तो हम प्लस करेंगे और पीछे आना होता है तो हम माइनस करते हैं। तो हम ज़्यादा जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो +4। और बेटे की जितनी भी आयु है, कितनी आयु है? 4x + 4 है, इतनी आयु है, इसका वो हो जाती है 4 टाइम्स। देखो यहाँ पे लिखा है 4 टाइम्स, लिखा है ना, यहाँ पे लिखा 4 टाइम्स, ये देख लो।
4 टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है, तो ये मैंने 6 क्यों लिखा है यहाँ पर, ये हटा लो। पिता की आयु जो है वो बेटे की आयु का 4 गुना हो जाती है। यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इसको सोल्व करो पहले तो फिर बनेगी। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस एफ प्लस 4 इज इक्वल टू 4s प्लस 16। तो 4s इधर ले आते हैं और 4 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा f माइनस 4s इज इक्वल टू 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12, राइट। 12 बचे, ये बनेगी इक्वेशन 2 और ये बनेगी इक्वेशन 1। अब इसको सोल्व कर लेते, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, f बराबर 6s लिखा है, तो f बराबर में अगर यहाँ पर 6s लिख देता हूँ तो अगली कंडीशन क्या बनती है वो देखो, ये इक्वेशन याद रखना है हमें। तो फिर हमारे पास में कंडीशन बनेगी f इज इक्वल टू हमारे पास में 6s है और यहाँ पर है f माइनस 4s इज इक्वल टू क्या बना था हमारे पास में 4s, और आगे क्या था, यहाँ पर पास में था 12। तो अगर मैं f की वैल्यू ये रखता हूँ इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में, तो क्या बन जाएगा 6s माइनस 4s इज इक्वल टू 12, तो हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 12, यानी s की जो संख्या है वो हो जाएगी 6। 2 का डिवाइड करूँगा मैं 12 में, तो 2 छंग 12, s बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 6 हो जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा 6, और s बराबर 6 में जब यहाँ पर रखूँगा इक्वेशन 1 में, तो पिता की आयु हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36 वर्ष। पूछा क्या था हमसे, दोनों की आयु पूछी, 6 और 36 पूछा था। 9th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन देगी, तो देख लेते हैं। पहले चेक करते हैं a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2। अगर ये बराबर नहीं आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन दे देगी, और बराबर आ जाएगी फिर आगे चेक करेंगे। a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू -3 है, इजिकल टू 2 अपॉन में -6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो रहा है। आगे कंडीशन फॉलो देखते हैं क्या ये क्या आ रहा है, तो ये हो रहा है 5 अपॉन 1, तो ये इजिकल टू नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है, पर c1 अपॉन में c2 नहीं है, तो पैरेलल लाइन देगी। और कितना सॉल्यूशन देगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी, नो सॉल्यूशन देगी। इफ x इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, देम द a और b की वैल्यू हमारे पास में क्या होने वाली है, a और b की वैल्यू क्या हम रख सकते हैं, तो हमारे पास में ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा, बराबर के इधर आएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 वाई इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बचेगा। और y इज इक्वल टू 1 अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर रखता हूँ, तो x प्लस बराबर 2 प्लस 1 यानी 3, यानी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास में बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है।